पुनः आप सभी का वीडियो एन कुमार क्लासेज में स्वागत है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे लास्ट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पढ़ेंगे और पतन पढ़ने के उपरांत सिंधु घाटी सभ्यता के जितने आयाम था हमने सभी आयाम आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ाने का प्रयास किया और हम समझते हैं कि जितने भी क्लास हैं पढ़ाने वाले, जितने भी कोचिंग खोले हैं दुकानदार, वो कर्मिक रूप से नहीं पढ़ाते हैं। तो और क्या, उसको जो दुकान चला रहे हैं तो उसको तो हम दुकान ही बोलेंगे, क्योंकि बच्चों को सही से नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर वो टॉपिक वाइज क्रम से पढ़ाएं तो दूरस्थ क्षेत्र के जितने बच्चे हैं जो पटना नहीं जा पाता है, दिल्ली नहीं जा पाता है, गांव में रहकर पढ़ना चाहता है, तो इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी वो पढ़ लेगा अच्छे से, अगर आप अच्छे से बताएंगे तो। अगर आप अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के उद्देश्य से चैनल पे आप लाते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे या बनाते हैं, तो फिर तो उसकी कोई बातें नहीं है कि 2 शॉर्ट वीडियो डाल दिया 2 से 3 मिनट का लंबे, उसमें बातें जो लिखा हुआ है कि ये, और अंदर में तो कुछ भी नहीं रहता, कुछ नहीं। एक तो मैं किसी के द्वारा एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, बड़ा रोचक टॉपिक था कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, तो बहुत नामी वो शिक्षक हैं, सब लोग नाम लेते हैं, हम नाम तो नहीं बोलेंगे, कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचा सकते थे। गांधी जी ने बिना कुछ सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिए, गांधी जी को दोष था। अब बताइए, अब ऐसी बातें वो शिक्षक करेंगे और यूट्यूब के माध्यम से, तो क्या होगा? समाज में तो अराजकता फैलेगा। उनको ये पता नहीं कि हमारा संविधान में जो मूल कर्तव्य है लिखा हुआ, वो मूल कर्तव्य क्या कहता है? 11 कर्तव्य है कि राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी गतिविधि हुआ उसकी सम्मान करना, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन आप इस तरह से बोलते हैं यूट्यूब के माध्यम से और बच्चे को संदेश देते हैं, तो बच्चे के दिमाग में तो ही सेट हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता क्या था उनको खुद पता नहीं पढ़ाने वाले को, तो क्या पढ़ाएंगे कि गांधी जी बचा सकते थे या गांधी जी फंसा सकते थे, गांधी जी ने ही तीनों को फांसी दिलवा दिया, गांधी जी स्वार्थी थे। इस तरह के बातें वो करते हैं, बच्चों को गलत समझाते हैं। पहले उनको ये समझ लेना होगा कि उस समय भारत की राष्ट्रीय आंदोलन, जिस समय इरविन समझौता हुआ था, तो किस परिस्थिति में समझौता हुआ, परिस्थितियां क्या थी इरविन समझौता का, और गांधी क्या चाहते थे। जिसमें पहले सिंपल समझ चल रहा है कि गांधी इरविन समझौता तत्कालीन परिस्थितियां की मांग थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रता कम था, उग्रता, गतिशीलता कि राष्ट्रीय आंदोलन में गतिशील रहे, जनता में आक्रोश रहे, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ पूरी आक्रोश था, लेकिन उतनी आक्रोश नहीं था जितना गांधी जी चाह रहे थे। असंतोष नहीं था, असंतोष और बढ़े ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। इसी के उद्देश्य से प्रेरित इरविन समझौता में गांधी जी ने साइन जो किए थे, तो इरविन रखा था कि हम वैसे बंदी को रिहाई करेंगे जो हिंसक घटना में शामिल नहीं हुआ हो। तो भगत सिंह हिंसक घटना में शामिल हुए थे, क्योंकि गांधी भी अपनी शर्तें रखे, अंग्रेज भी अपनी शर्तें रखे। जब समझौता होता है तो शर्तें होती है, तो उस शर्तें में ये देख। और दूसरी बातें थी कि गांधी जी का उद्देश्य था इरविन समझौता में राजनीतिक उद्देश्य के साथ साथ आर्थिक उद्देश्य भी, अंग्रेजों को आर्थिक रूप से भी कमज़ोर करना था। उन्होंने कहा था कि
समुद्र तट पे गांधी की मांग थी कि समुद्र तट पे भारतीयों को अधिकार मिले नमक बनाने का, वो मांग थी। और अंग्रेज वो देना नहीं चाहता था, लेकिन इरविन समझौता में अंग्रेज ने सहमति बना लिया है। नमक एक छोटी बात है, लेकिन नमक हर को चाहिए, हर परिवार को चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। और हम नमक किसका खा रहे थे? अंग्रेजों का बनाया हुआ खरीद रहे थे। तो गांधी जी का उद्देश्य था कि पहले इसको आर्थिक रूप से भी कमज़ोर करें और नैतिक रूप से भी कमज़ोर करें कि हम तुम्हारा नमक नहीं खाएंगे, नमक हम खुद बनाएंगे। तो वो मांग थी, वो मांग पे सहमति हुई कि हाँ ठीक है, आपको हम समुद्र तट पे नमक बनाने का अधिकार हमने देते हैं। तो उसने भी शर्त रख दिया कि हम वैसे को रिहाई करेंगे जिसका संबंध या सजा हिंसक गतिविधि में नहीं हुआ हो। और ये भी जान लेना है कि भगत सिंह जो बम फेंके थे लाहौर असेंबली में, तो वो उनकी जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोसाइटी जो संस्था थी, उस संस्था का सोच था, एक चाल थी। क्योंकि लाहौर कांड हुआ था, सैंडर्स की हत्या हुआ था ना लाहौर में। सैंडर्स की हत्या जब हुआ तो ये सभी क्रांतिकारी, हमारे जितने क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे वहाँ से भाग गए। तो वहाँ के अंग्रेज जो है दमनकारी नीति अपनाकर पुलिसों के द्वारा इतना बर्बरता से जनता को पीटा गया, तो जनता में ये भावना बैठ गया कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो है वो कुछ कर लेता है घटना, और ये अंग्रेज सिपाही का कोपभाजन का शिकार हम होते हैं और हम लोगों को वो आके पीटता है या दमन करता है, जो भी करता है। ये बातें और धीरे धीरे जनता के बीच क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की लोकप्रियता कम हो रही थी घटना के कारण। तब लगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोसाइटी जो संस्था थी, जिसके चंद्रशेखर थे भी, भगत सिंह थे, सुखदेव और राजगुरु, कि जब जनता में ही हमारे प्रति आक्रोश हो जाएगा तो फिर इसका अंग्रेज फिर हावी हो जाएगा। तो उसने एक चाल चला कि तुम जाओ लाहौर में जो असेंबली में बम फेंकना है, और तुमको फेंक के भागना नहीं है, पकड़ा जाना है। इस उद्देश्य से गया था, पकड़ाने को उद्देश्य। तो कब पकड़ाओगे? कोई घटना करोगे तभी ना। ये आंतरिक अंतर्निहित संस्था का उद्देश्य था क्रांतिकारियों का। और बाय घटना की उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए बम फेंक रहा हूँ कि मैं किसी को हत्या नहीं करना चाहता, बहरे को सुनाई पड़े, ये संदेश देना था। बम फेंकने का उनका उद्देश्य था कि अंग्रेज को बहरा कह रहे थे कि बहरा हो गया है, सुनाई पड़े, ये हमारे भावना को समझे, भारत के जनता की भावना को समझे और जो हमारी मांग है वो काम करे। और जब पकड़ा जाते हैं उसके बाद तो उसकी वहाँ तो कोई हत्या नहीं हुआ था, लाहौर बम कांड में कोई हत्या नहीं हुआ था, फांसी उसी को पड़ेगा जहाँ पे हत्या हुआ। तो इस कांड को अंग्रेजों ने सैंडर्स हत्याकांड से जोड़ दिया। उस जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो कहा कि नहीं, वो जो घटना हुआ उस घटना के आधार पे, क्योंकि वहाँ तो पकड़ाए नहीं, भाग गए थे, पकड़ाए इसमें। इस बम वाला जो घटना हुआ असेंबली वाला, उसमें तो कोई मरा ही नहीं, तो केस कैसे होगा? अगर केस हुआ अभी तो वो मर्डर का केस तो होगा नहीं, और इसमें सज़ा तो होना नहीं था। तो अंग्रेज दिमाग लगा के उससे जोड़ दिया। तो गांधी जी का उद्देश्य था, इसलिए इन्होंने ज़्यादा रिजिट नहीं हुए इरविन के पास। इन्होंने इरविन के पास रखा कि हमारे सारे बंदी को रिहाई करें, तब हम सिग्नेचर करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने भी शर्त रखा, नहीं, हम आपके कुछ राजनीतिक बंदी को रिहाई करेंगे और वैसे को नहीं रिहाई करेंगे जो हिंसक गतिविधि में हो शामिल। तो गांधी जी को अन्य शर्तें भी मिल रहा था, मजबूरी थी, और राष्ट्रीय आंदोलन को बनाए रखना था। ऐसा नहीं कि सब निष्क्रिय हो जाए तो फिर तो अंग्रेज राज्य करे, फिर तो भारत को आज़ादी ही नहीं मिलेगा। तो गांधी एक दर्शन है, इतना आसान है को बहुत लोग पढ़ाते हैं गांधी को। बस 2 घटना पूना पैक्ट के मामले में इरविन समझौता, कुछ समझना आंदोलन, समझ जाते हैं कि गांधी को हम महान हो गए, हम गांधी को बहुत अच्छे से जानते हैं। गांधी को समझना इतना आसान थोड़े है। गांधी
अपने आप में एक दर्शन था, और गांधी के दर्शन को जो समझ लिया तभी गांधी को समझ पाएगा। तो भगत सिंह की जब मृत्यु हुई, फांसी, तीनों क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का फांसी हुआ, तो जनता में और अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ गया, और आंदोलन जो सुसुप्तावस्था में था, निष्क्रिय चरण में था, वो काफ़ी तीव्र हो गया। और इसलिए 10 साल में हमारी आज़ादी का करीब, हम जब यहाँ भगत सिंह का हुआ क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का, तो राष्ट्रवादी जो हमारे थे कुछ जापान में, ये सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी, वहाँ से गतिविधि प्रारंभ हुआ। जो वामपंथी विचारधारा का था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, ये भगत सिंह वामपंथी साम्यवादी थे, क्रांतिकारी थे, लेकिन वामपंथी विचारधारा से संबंधित थे, उसमें भी आक्रोश आ गया। और ये समझना है कि कांग्रेस, आज़ादी के पहले कांग्रेस एक पार्टी नहीं था, कांग्रेस एक मंच था। उस मंच पे सभी विचारधारा के लोग आंदोलन कर रहे थे। उसी मंच पे होम रूल लीग, उसी मंच पे आपको ये मुस्लिम लीग, उसी मंच पे क्रांतिकारी, उसी मंच पे उग्रवादी विचारधारा, उसी मंच से किसान आंदोलन चल रहा था, उसी मंच पे समाजवादी आंदोलन, वामपंथी आंदोलन। तो जैसी फांसी पड़ा, आंदोलन क्या हो गया, उग्र हो गया, जनता में पूरी तरह असंतोष। और गांधी को यही करना था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन निष्क्रिय हो गया था, अब बहुत से ऐसे राष्ट्रवादी थे जो हमारा उदारवादी, बाल गंगाधर तिलक वगैरह, उनकी मृत्यु हो गई थी, और भी लाला लाजपत राय की भी जो थे, उनका भी पुलिस के पिटाई से मृत्यु हो गया था। तो वो सब राष्ट्रीय आंदोलन इसके, अब कोई उतना, गांधी जी एक थे और बाकी लोग भी उतना राष्ट्रवादी बचे नहीं जो कि आंदोलन को उग्र रूप से दिशा दे। तो जनता में तो उबाल पहुंचाना था ना, आक्रोश, और आक्रोश पहुंचाना ही उनका उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने ज़्यादा रिजिट नहीं हुए इरविन समझौता में कि नहीं आप ये तीनों को छोड़ दें, ये भी उनका अंतर नहीं था, दार्शनिक सोच था गांधी का। और एक तरफ उधर था कि अंग्रेज़ों को कमज़ोर करें कि हमें भी नमक बनाने का समुद्र तट पर अधिकार दें, मतलब तुम्हारा नमक भी नहीं खाएंगे। अब तो नहीं कहता नमक खाता है तो शरीयत रखता है। गांधी की बहुत बड़ी सोच थी, बहुत बड़ा दृष्टिकोण था। तो इसलिए बहुत लोग पढ़ा देते हैं, ऐसे कर दिया, आक्रोश अराजकता फैला देगा वो विद्यार्थियों में, वो विद्यार्थी पढ़ेगा तो वही सीखेगा। और भविष्य में अगर मेंस की तैयारी किया, बीपीएससी और यूपीएससी का अगर देना चाहेगा, तो जनरल कंपटीशन वाले बच्चे को तो वो पढ़ाते हैं, हमको पता है, तो उनको तो मेंस लिखना नहीं, बस पीटी में अगर फंस गया क्वेश्चन तो फंस गया, नहीं फंसा तो कोई बात नहीं। तो वैसे विद्यार्थी को तो मेंस में लिखेगा तो वो ही लिख देगा, तो क्या होगा, प्रोफेसर तो उनको तो पकड़ लेंगे कि किस मानसिकता से लिखा है। उसी ले बउआ लड्डू, इसमें सभी ने अवज्ञा आंदोलन के क्रम में या राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को बताए तो थमा देगा, लड्डू लो, या क्रांतिकारी चरण पूछेगा। तो कहने का मतलब है कि गांधी एक अपने आप में दर्शन है। ऐसे हम गांधी को जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाएंगे तो गांधी को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, चाहे ना पीटी क्वेश्चन, और जीएस में भी राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका पूछता ही है। तो बहुत लोग कह देगा और सहयोग आंदोलन में ये किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण, ये सब बता तक फुर्सत कर देता है। पूछता है राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका, तो वो लिखेगा घटना। तो चूँकि घटना वाले मास्टर से पढ़े हैं तो घटने लिखेंगे, और अवधारणात्मक मास्टर से पढ़ेंगे तो अवधारणात्मक अंदाज में लिखेंगे। तो हम लोग अब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पढ़ेंगे। टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। पतन में पहले आप समझिए पतन का स्वरूप। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है कर्मिक रूप से हुआ, कर्मिक रूप से।
अचानक पतन अचानक नहीं हुआ। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ, बल्कि उसके गतिविधि पतन हुआ। पहले ये समझ आइए कि किसी सभ्यता का पतन या किसी भी चीज़ का पतन अचानक नहीं होता है, क्रमिक रूप से होता है, धीरे धीरे। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है 2350 BC माना जाता है और 1750 के बाद धीरे धीरे वो पतन हुआ है। दूसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं, सभ्यता का कभी पतन नहीं होता, बल्कि गतिविधि का पतन होता है। बाढ़ आया, भूकंप आया या महामारी आया तो लोग धीरे धीरे वहाँ से उस स्थान से छोड़ के चल जाते हैं। अब अभी भी गंगा के किनारे जो बसे लोग हैं और बाढ़ आ जाता है तो कटाव होता है, तो लोग वहाँ से उसके जीवन गतिविधि थोड़े पतन हुआ, वो आदमी वहाँ से उठ के परिवार कहीं दूसरे जगह घर बना लिया। तो कहने का मतलब रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ, बल्कि उसके गतिविधि का। कभी सभ्यता और संस्कृति का पतन नहीं होता है, गतिविधि, रहन सहन, खान पान, घर उड़, उद्योग धंधा जो था, बाढ़ आया, पानी भर गया तो लोग वहाँ से छोड़ के चल गए। इसलिए आप देखते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी कुछ कुछ संस्कृतियाँ रहा है। पतन में जो कारण है, पतन का जो सिद्धांत है, विद्वान ने 2 सिद्धांत बताया पतन का सिद्धांत में। अचानक पतन का सिद्धांत, और दूसरा कर्मिक। तो मान कौन है, अचानक मानोगे कि कर्मिक मानोगे? हाँ, कर्मिक, ठीक है, कर्मिक। अचानक थोड़े, अचानक तो एक सहायक कारक हो जाता है। जैसे अचानक में बाढ़ आया, अचानक के न हुआ, भूकंप अचानक हुआ, ठीक है। पतन का जो पीटी में हम लोग पढ़ते हैं 2 कारण है। कारण को 2 रूप में समझिए। एक समान कारण है, और एक मुख्य कारण है। एक तत्कालिक कारण। ठीक है, 3 कारणों में तत्कालीन कारण में सबसे पूछता है कि इसका पतन किससे? बाढ़। ये बाढ़ ही क्या बन गया है? मुख्य कारण भी, ठीक है। अचानक पतन, बाढ़ हो गया या भूकंप आया, ये कर्मिक। अब मानव का दृष्टिकोण, किसी भी चीज़ को आप प्राकृतिक संपदा का जितना अधिक दोहन कीजिएगा तो स्वाभाविक नहीं कहता कि प्रकृति को आप नष्ट कीजिएगा तो प्रकृति आपको छोड़ेगा नहीं। ये लोगों ने सभ्यता बनाने के लिए, अब बेगूसराय जिला को, इसको पूरा नगर बनाने के लिए क्या है, गांव क्षेत्र में जो है उसको काट रहा है, पेड़ को काटते जा रहा है। ठीक उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता जो था, तो पेड़ उड़ जो जितने थे वो इतना ने कटाई हुआ, लोग प्राकृतिक संपदा के इतना ने दोहन किया कि जलवायु परिवर्तन की स्थिति आ गया, बाढ़ आ गया। तो कर्मिक पतन में आएगा और अचानक पतन का 2 सिद्धांत हैं। हम लोग इसको मेंस में जो है, मेंस के बता दिए। पीटी में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या था, तो क्या मानना है? बाढ़ है। और यह सिद्धांत किसने दिया? तो मुख्य रूप से जॉन मार्शल ने कहा है। जॉन मार्शल,
जॉन मार्शल ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है, यही मुख्य कारण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोगों ने समग्र रूप से पढ़ लिया, पीटी के दृष्टिकोण से भी, मेंस के दृष्टिकोण से भी। पीटी में इस तरह से, मेंस में इस तरह से लिखना है। अगर कोई इतिहास के बच्चे होंगे जो इतिहास टॉपिक रखते होंगे विषय मुख्य परीक्षा में, तो ये पतन का शुरू, पतन का सिद्धांत और पतन का कारण ये लिखाएगा। और आज संपूर्ण रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक, जितने भी इससे संभावित टॉपिक जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, सारा हमने आप लोगों को बता दिया। इस वीडियो चैनल के माध्यम से, क्लास के माध्यम से प्रयास किया कि अधिक से अधिक बताने का। और अब अगले क्लास में आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में बताया जाएगा। फिर अब हमारा ये बच्चों को दरोगा का एग्ज़ाम हो ही गया, बीपीएससी नज़दीक है और भी एग्ज़ाम है, तो हम अब प्रत्येक दिन कोशिश रहेगी कि प्रत्येक दिन हर एक विषय से एक एक टॉपिक डालें, ताकि वो विद्यार्थियों को एक साथ 4 से 5 विषय की तैयारी हो। जैसे हिस्ट्री हो गया, संविधान हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद आपको ज्योग्राफी हो गया और साइंस हो गया। तो उसे और 1 तारीख से जनवरी 2022 से प्रत्येक दिन आधा घंटा आप लोगों को एक वीडियो करंट से संबंधित भी बताया जाएगा पढ़ने का। और आज के मुख्य करंट क्या है इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ताकि आप कॉपी में संग्रह करके आप लिख लेंगे। तो आपको ये कोई प्रतियोगिता दर्पण हो या क्रॉनिकल हो या स्पीडी हो या यूटोरिया हो, जो भी है करंट से संबंधित, वो खरीदने का झंझट नहीं रहेगा। और कैसे पढ़ा जाता है और करंट क्या पढ़ना है, वो मुख्य चीज़ें हम बताएंगे। 1 जनवरी से नए साल से आपको प्रत्येक दिन आपको करंट भी बताया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और किसी प्रकार का सुझाव होगा तो ज़रूर सुझाव देंगे मैसेज के माध्यम से, और हम प्रयास करेंगे कि आपके सुझावों को अनुकरण करें और आप लोगों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।